बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पिंडी टेस्ट मैच का आज से आगाज़ हो गया। 20 से 24 तक ये मैच खेला जाएगा और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से ये मैच भी पाकिस्तान के लिए जीतना इंतहाई ज़रूरी है। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है, पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 259 for 5 फॉर द डे फर्स्ट। ठीक है, पहले दिन के इंतजाम तक 259 रन बनाए, 5 खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान के आउट हो गए, जिसमें अगर बात की जाए अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन की इनिंग्स के लिए, इमामुल हक जो है वो अनफॉर्चुनेट रहे 17 रन की इनिंग्स के लिए, 87 रन की इनिंग्स के लिए जनाब शान मसूद ने। उसके बाद बाबर आजम जो है 19 रन बनाकर जो है वो डिजोर्जी को कैच पकड़ा बैठे। अब इतना आसान कैच नहीं था लेकिन फिर भी वो कैच हुआ। उसके बाद जी साउथ शकील जो है 40, मोहम्मद रिजवान जो है वो 19 रन्स बनाकर जो है वो आउट हुए। ये सारी सूरत हाल। इसकी बात उसके बाद पिच की अगर बात की जाए तो पिच जो है अब आगे वाइट बॉल सीरीज के लिए भी पिच जो है वो खास तौर पर ये कहा गया कि फ्लैट सरफेस नहीं बनाना, दोनों के लिए हेल्पफुल रहे इस तरह की क्रिकेट खेलनी, क्योंकि अब हमने तैयारी करनी है वाइट बॉल के आगे फेब में T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। ठीक है, उसके बाद जो खबर ये आ रही है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए 20 टीमें जो फाइनलाइज हो गई हैं और उन 20 टीमों में एशिया पैसिफिक रीजनल फाइनल से मुत्तहिदा अरब अमीरात ने जापान को शिकस्त देकर क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद इंडिया जो एक नया फार्मूला लेके आ रहा है जनाब, टेस्ट और T20 को मिक्स एंड मैच करके कुछ खेलना चाह रहा है। ये क्या सूरत हाल है, इस पर हम फर्दर भी बात करेंगे, क्योंकि ये एक यूनिक सा है, कुछ चेंजिंग्स लेके आ रहे हैं अगर क्रिकेट के वाले से बात की जाए। प्लस अब बात यह है कि अफगानिस्तान जो है वो तो दस्तबरदार हो गया ट्राई नेशन सीरीज, जो कि पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की होनी थी। अब देखना यह है कि तीसरी टीम जो है वो जिम्बाब्वे को फिलहाल फाइनल किया गया है। इसमें आगे क्या पेशरफ्त है इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वाइट बॉल को लेकर अगर कप्तानी की बात करें तो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी खतरे में है, मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया, लेकिन अभी अगला नाम उस तरह से सामने नहीं आया। शाहीन शाह अफरीदी की सजेशन सामने आ रही है, लेकिन आप लोगों को भी याद होगा, मुझे भी याद है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ODI फॉर्मेट पर शाहीन शाह नहीं खेले और आकिब जवेद साहब जो कि इस टाइम सिलेक्टर है वो खुद कह चुके कि भाई हमने तो तैयारी ने 4 ओवर्स के लिए किया है। तो जब उन्हें तैयार ही 4 ओवर्स के लिए किया उसको और हारिस को, तो फिर जो है फिलहाल टेस्ट तो खेल रहे हैं लेकिन आप वाइट बॉल की कप्तानी उसे देने जा रहे हैं। ये सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, इसके साथ साथ हमें सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर शानवाज राना साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, आपसे सर आगाज कर लेते हैं। आज का मैच डे 1, टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, बिल आखिर आपकी बात पेशेंगोई साबित हुई, सच्ची साबित हुई कि अफरीदी का कराना तो था, आसिफ अफरीदी का, क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म में उनको किसी और रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। तो एक दफ़ा टेस्ट टीम का एक टैग लग जाता, टेस्ट कैप का, तो सिनेरियो कुछ और हो जाता। ओवरऑल क्या सिनेरियो है? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो है वो 39 साल की उम्र में आसिफ अफरीदी का जो है वो डेब्यू कराया गया है और दूसरे मोहम्मद 3 क्रिकेटर बन गए हैं ये पाकिस्तान की तारीख में डेब्यू करने वाले। इससे पहले मीरा बख्श जो है उन्होंने 47 साल की उम्र में डेब्यू किया था। तो ये तो जाहिर है कि राइटिंग ऑन द वॉल था कि अगर आसिफ अफरीदी को टीम में लाया जा रहा है तो वो किसी पर्पज़ के लिए लाया जा रहा है। अगर हम दोनों टीमों की टीम कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो साउथ अफ्रीका की टीम ने जो है वो फास्ट बॉलर एक और ऐड किया है अपनी टीम के अंदर, केशव महाराज जो कि उनके सीजन स्पिनर है उनको ऐड किया है, जबकि हमने एक पेसर निकाल के एक स्पिनर जो है वो अपनी टीम के अंदर ऐड कर लिया। पाकिस्तान की टीम 3 स्पिनर्स और एक फास्ट बॉलर के साथ, जबकि जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ और 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जो है वो मैदान में उतरी है। तो कॉम्बिनेशन की जो है वो सूरत हाल तो ये आपके सामने है। लकी रही पाकिस्तान की टीम के पाकिस्तान ने इस टॉस को विन कर लिया और पाकिस्तान ने टॉस को जीत के जिस तरह का आगाज पिछले टेस्ट मैच में किया था उस तरह ही पाकिस्तान ने दूसरे विकेट पर एक ऐसी पार्टनरशिप मिली पाकिस्तान को कि जिसने ये बताया कि थोड़ा सा कंट्रोल इस मैच के ऊपर हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट हुए और फिर बाबर आजम और उसके बाद मोहम्मद रिजवान और शान मसूद जो एक शॉट मारकर आउट हुए हैं, बिल्कुल ना समझ में आने वाला वो शॉट था। टेस्ट मैच के पहले दिन आप 87 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं और फिर आप इस तरह का शॉट मार के आप विकेट दे जाएं तो ये बात कोई हजम नहीं होती है। और इस वक्त पाकिस्तान की टीम 259 for 5, पहले दिन अगर हम इसको समअप करें पूरे दिन को तो ये कहा जा सकता है कि ये एक बैलेंस दिन है। ऐसा भी नहीं हुआ कि बैटर ने कंप्लीटली डोमिनेट किया, ऐसा भी नहीं हुआ कि बॉलर्स ने कंप्लीट डोमिनेट किया। तो इसका मतलब यह है कि पिच में जो है वो इस पिच को स्पोर्टिंग पिच कहा जाता है। इसमें दोनों बैटर और बॉलर दोनों को सपोर्ट मिलती है। अच्छी बॉलिंग करें तो विकेट मिलेंगी, अच्छी बैटिंग करें तो रन मिलेंगे, गलतियां करेंगे तो आप विकेट गंवाएंगे। और वही गलतियां शान मसूद ने भी आज की और फिर बाबर आजम ने भी आके अपनी उसी गलती को दोहराया। तो पाकिस्तान की टीम जो ग्रिप बनाने की तरफ जा रही थी इस टेस्ट मैच में, वो ग्रिप अब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लूज हो गई और एक और पार्टनरशिप हमें चाहिए यहाँ पर 100-125 रन की, तो उसके बाद हम 400 रन के करीब जो है पहुंचने। बिल्कुल ठीक है। शानवाज राना साहब ने भी ज्वाइन किया। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। राना साहब साथ है सर हमारे? जी
जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। साहब हुजूर, टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, एक तब्दीली की गई, बिल आखिर आसिफ अफरीदी को डेब्यू करा दिया गया उनका 38-39 साल की उम्र में आके। तो सर सबसे पहले तो इस डेब्यू पे आपका कमेंट चाहूंगा, क्योंकि अहमद सईद कह रहे हैं कि बेसिकली पीछे प्लान कुछ और था, आसिफ अफरीदी को टेस्ट कैप दिलवाना था, इसके बाद आज का मैच पहला और आखिरी साबित हो सकता है उनके लिए, क्योंकि इसके बाद उनको कोई रोल कुछ डिफरेंट दिया जाना है, पीसीबी में कुछ जिम्मेदारियां दी जानी है। इस पर क्या टेक होगी? सेकेंडली सर 259 for 5 फॉर फर्स्ट डे। देखिए जी, बात की कि पहले तो ये कि अफरीदी को उन्होंने आज 38 साल की उम्र में टेस्ट मैच खिला दिया, और जाहिर है कि उनकी जो खिदमात थी डोमेस्टिक क्रिकेट में और अपने कौमी क्रिकेट में, वो तो ऐसी थी कि उनको बहुत पहले ही शायद ये जो था एजाज दे दिया जा सकता था। लेकिन चले खैर, बहरहाल ये कि उनको खिला दिया गया। और अब मैं ये समझता हूँ कि और बहुत सारे ऐसे स्पिनर्स पड़े हुए थे नौजवान के, जो पाकिस्तान के लिए एक लंबा अरसा जो है वो खेल सकते थे, लेकिन उनको नहीं चांस दिया। और ये बोर्ड की हमारी एक रिवायत बन गई है कि जो लोग, जो नौजवान जिनसे तवक्को करते हैं, उनकी तरफ जरा कम ही देखा जाता है, और ताल्लुकात और दीगर मामला जो है वो जरूर यकीनी तौर के ऊपर सामने आते हैं। दूसरी बात जो आपने ये की कि आज पाकिस्तान टीम ने टॉस जीता और अब इस वक्त 260 के करीब 259 के करीब रन जो हैं वो बोर्ड पे हैं और 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। सॉरी जी, मैं ये समझता हूँ कि ये तो साउथ अफ्रीका की मेहरबानी से यहाँ तक पहुंच गए हैं। अदरवाइज वो 3-4 कैच जो थे, बल्कि वैसे तो टोटल 6 कैच जो हैं वो छोड़े गए हैं, लेकिन 4 कैच तो यकीनी ऐसे थे कि जिनको छोड़ने के बाद जो है वो अब 200, 250 नहीं बल्कि 300 भी हो सकता था। लिहाजा ये है कि ये तो उनकी मेहरबानी से हुआ है। बाकी तो पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो जिस स्ट्रगल का से गुजर रहे हैं, जिस कोशिशों से गुजर रहे हैं, जिन बुरे हालात से गुजर रहे हैं, वो सबके सामने। लेकिन बड़ी मजे की बात ये कि वो खिलाड़ी के जो टेस्ट मैच में भी कोई रन नहीं कर सकते होंगे, उनके लिए शोर ये मचाया जा रहा है कि उनको T20 में भी शामिल किया जाए। मैं तो आपका इशारा समझ गया कि वो टेस्ट में भी स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। मुझे अजान ब्रेक लेनी है, अजान ब्रेक से आते हैं तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से डे 1 पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पिंडी टेस्ट मैच, जिसमें 259 for 5 पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त है। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बुरी तरह नाकाम बाबर आजम जो हैं, हालांकि पहले टेस्ट मैच के बाद शान मसूद ने ये कहा कि जनाब उनकी जो एक 42 रन की इनिंग्स है और दूसरी जो है दोनों इनिंग्स में मिला के वो एक बड़ा सूटेबल रन उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दिए, और विकेट इतना आसान नहीं था। अब ये विकेट किस तरह का है, इस पर अब क्या जो इस पे स्टेटमेंट सामने आता है बाबर आजम, चूंकि इस मैच में भी हमने देखा कि 16 रन बनाकर आउट हुए, कि जिस तरह से वो आउट हुए वो समझ से बाहर था। डिजोर्जी ने अच्छा कैच ले लिया या बाबर क्लूलेस नजर आए, उनको पता नहीं चला कि कब किस तरह से बॉल आ गया। प्लस ये वो चेहरे हैं जिनको वापस T20 में लाने की तैयारी की जा रही थी। शाहनवाज राणा साहब भी अभी ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि बातें T20 में लाने की हो रही हैं, टेस्ट मैच इनसे खेला नहीं जा रहा, क्योंकि कोर जो है वो इनका टेस्ट मैच है, उसके बाद T20। अब तो फॉर्मेट ही बिल्कुल चेंज हो गया, शॉर्टर फॉर्मेट है, टेक्निक चेंज है। मोहम्मद रिजवान जिस तरह की शॉट लगाते हुए आउट हुए, मोहम्मद रिजवान क्लूलेस नजर आए, और वो जनाब हमने देखा कि 19 रन पे वो है। तो हम सही सब एक 16 पे एक 19 पे रिजवान पिछले में चले कह सकते हैं दोनों ने बिट्स एंड पीसीज में पार्टिसिपेट किया है। शान मसूद ने उसको एडमायर भी किया है, मैनेजमेंट ने किया है, लेकिन अगेन इस दफा फिर हम तो भूल ही गए कि लास्ट टाइम 50s कब हुई थी। देखिए हमने इसके ऊपर लास्ट टेस्ट में ही बात की है। सबसे पहले अगर अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बात करें तो कप्तान ने उनके ऊपर एतमाद का जो है वो मुजाहरा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आकर भी उन्होंने कहा था कि जी अब्दुल्ला शफीक तो हमारी ऑटोमेटिक चॉइस हैं, और जो हमारे फैंस हैं जो एनालाइज करते हैं क्रिकेट को, उन लोगों से भी और फैन से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इन थोड़ा टाइम दें, ये परफॉर्म करके देंगे। गो कि आज उनके कैच मिस हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि 57 रन की इनिंग्स खेलना एक अच्छी, एक पॉजिटिव बात है अब्दुल्ला की जानिब से, और मुझे ये लगता है कि इससे मज़ीद कॉन्फिडेंस भी उनको मिलेगा। जब रन ऑन बोर्ड हो, जब आपकी बैक पे कुछ रन बने हों, आपने कुछ वक्त गुजारा हो क्रीज के ऊपर, तो फिर आप इससे बेहतर ही होते हैं। ये जो क्रीज पर वक्त गुजारने वाला इशू है ना, यही असल में प्रॉब्लम है इस वक्त बाबर आजम के साथ। और इसकी जो प्रैक्टिस है, इसकी जो यूं कह लीजिए कि तैयारी है, उसका सबसे बेहतरीन
4 डे क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। जब तक वहां नहीं जाएंगे, पिच के ऊपर वक्त गुजारने की आदत नहीं पैदा होगी, तो ये जो खराबी इनकी स्पिनर्स के अगेंस्ट आ रही है, ये फिर फास्ट बॉलर अगेंस्ट भी पैदा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। बाबर आजम की आज की इनिंग्स को भी अगर आप देखें तो हर बॉल को फ्रंट फुट पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको समटाइम्स ये देखना होता है कि पिच किस तरह बिहेव कर रही है। हर बॉल को आप आगे जाकर रोकते हुए जाएंगे तो बॉलर उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है वो पेस भी सेट कर लेगा, अपनी लेंथ भी सेट कर लेगा। और केशव महाराज के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितने सीजन्ड फास्ट बॉलर है। 650 से ज्यादा फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं उनकी, 203 204 इंटरनेशनल विकेट्स हैं उनकी, तो वो भी इतना तजर्बा रखते हैं। और अगर बाबर आजम की वही वल्नरेबिलिटी जो पिछले 2 साल से 3 साल से टेस्ट क्रिकेट में नजर आ रही है वो बरकरार रहेगी, तो इस तरह के सीजन बॉलर के सामने वो किस तरह वक्त गुजारेंगे मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको अगर माजी में लेकर जाऊं और मैं आपको बताऊं कि इंजमामुल हक, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान ने को पैदा किया, और इंजमामुल हक और जावेद मियांदाद की जो एक कैटेगरी है आप उससे वाकिफ हैं। इंजमामुल हक अपने करियर के आखिरी दिनों में जाकर ये प्रैक्टिस किया करते थे कि जिस नेट के ऊपर सारा दिन फास्ट बॉलर बॉलिंग करते थे वहां पर उनके स्पाइक्स की वजह से रफ क्रिएट होता था। इंजी भाई जो है वो सेशन खत्म होने के बाद भी उसके ऊपर जाकर बैटिंग किया करते थे और स्पिन की प्रैक्टिस किया करते थे 10-10, 12-12, 14-14 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी। तो बाबर आजम क्रिकेट से बड़े तो नहीं है। बाबर आजम इन सारे जो नाम है पाकिस्तानी क्रिकेट लेजेंड्स हैं, ग्रेट्स हैं, इनसे बड़े तो नहीं है। और बाबर आजम को भी अगर वापस जाना है तो बाबर को वही करना है। बिल्कुल। और ये बातें को पहली बार नहीं हो रही, ये बातें हर दफा हो रही हैं। और जब आपको ये पता लग रहा है कि आप नहीं इसको ओवरकम कर पा रहे हैं कैंप से, आप इसको नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं वो बॉलिंग मशीन से, और वो जो थ्रो डाउन करने वाली कोचेज होते हैं उनकी एफर्ट्स आपके लिए काम में नहीं आ रही हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको खुद ये बात समझ जानी चाहिए। अब बाबर को ये बात समझने में कितना टाइम चाहिए, कितना वक्त लगेगा? बाबर को जो है खुद 10 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए, 30-31 साल की उम्र को पहुंच गए हैं। इस उम्र में आके तो आपको लोगों को सिखाना होता है। न सिर्फ ये कि आपकी अपनी जो समझ है, जो आपका अपना सीखने का प्रोसेस है, उसको कहीं ना कहीं लॉक लग गया है, वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गया है। अब बाबर किसको ब्लेम करेंगे? चलें, आप पहले ये कहते थे कि बोर्ड ने उनके साथ ठीक सलूक नहीं किया, आप पहले ये कहते थे कि उनकी टीम कमजोर थी, पहले हम लोग भी ये बात करते थे कि जो पीसीबी चेयरमैन है या जो हायरार्की है, जो सिलेक्शन बोर्ड है, सिलेक्शन कमेटी है, जो उनके साथ खेलने वाले प्लेयर हैं, वो उनकी क्वालिटी वो नहीं है। यस, ये बातें पहले हुई हैं, लेकिन अब बाबर किसको आकर ब्लेम करेंगे? उसका एक ही आंसर है कि बाबर आजम खुद इसका जिम्मेदार है जिस कंडीशन के अंदर वो पहुंचा हुआ है। और पाकिस्तान में अब ये बात कहना ये मुनासिब नहीं है कि इन कंडीशन में जो है वो प्लेयर अब खेलना शुरू, 1.5 साल हो गया है, पिछला आधा साइकिल आप इसमें खेले, ये वाले पूरे साइकिल से पहले आपको पता था कि आपने क्या पिचेस बनानी है। तो जब आपको ये पता है कि यहाँ पर इस तरह की पिचेस बननी है तो उसकी तैयारी किसने करनी है? आपको तो 5 साल हो गए आपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मेरे जैसा मतलब तालिबे इल्म हूं क्रिकेट का मैं, मेरे जैसा आदमी आपको बता सकता है, आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे तो आपकी टेस्ट क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी, जितने बड़े मर्जी प्लेयर आप बन जाएं। और पाकिस्तान को इस साल श्रीलंका से खेलना है, पाकिस्तान को बांग्लादेश आकर खेलना है, पाकिस्तान को 3 सीरीज अपने होम में खेलनी है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर कंडीशंस कैसी होंगी, बाबर खुद यहाँ खेले भी हुए हैं। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने श्रीलंका में जाके आखिरी सीरीज जीती थी। श्रीलंका की टीम में इस वक्त यहाँ आना है और उनको अगर आप इस तरह की स्पिन कंडीशन देंगे तो आपसे बेहतर बॉलिंग करेंगे। और बांग्लादेश में तो आपको पता है कि इंटायरली वो खेलते स्पिन के ऊपर हैं। तो इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल को अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने अपने 65-70% मैचेस इन्हीं कंडीशंस के अंदर खेलने हैं। और बाबर आजम भी कोई ये नहीं है कि आप उनके पास जो है वो उनको परवाना जारी हो गया कि आप जितने मर्जी रन करते जाएं आपको टीम में रखेंगे। बाबर को भी कभी ना कभी ये खदशा तो होगा ना कि लड़के पीछे बैठे हैं, बाबर को अभी भी ये चीज उनको समझ में है, लेकिन वो खुद उस पर अप्लाई करना नहीं चाह रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं जरा वाइट बॉल पर बात करते हैं, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो ओडीआई की कप्तानी से भी हाथ धोने के लिए तैयार हो गए हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट के हवाले से और हमने बाबर और रिजवान की बात की। तो वाइट बॉल क्रिकेट अब इस टेस्ट सीरीज के बाद ऑब्वियसली वाइट बॉल क्रिकेट का आगाज होना है। T20 मैचेस हैं और गालिबन ओडीआई मैचेस। अहमद सईद साहब इनके बिल्कुल अच्छा, अब ओडीआई के कप्तान को लेकर अहमद सईद साहब, मोहम्मद रिजवान पूछ रहे कि मेरा कसूर क्या है? आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते थे, बड़ा अरसा हो गया, मैंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जितवा के दी है, उसके बाद ऐसा कोई ओडीआई इवेंट नहीं आया जिसमें मेरी नाकामी पर सवालिया निशान, मेरी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान, मेरी कप्तानी पर सवालिया निशान उठाकर आप मुझे साइडलाइन करा रहे हों। इंटरनेशनली अगर बात की जाए ना तो वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डाउनफॉल इस वजह से हो रहा है कि वहां पे स्टेबिलिटी ना मैनेजमेंट में है, लेकिन वो बड़े ओहदों पे जो बैठे हैं वो तो वहीं पे वो स्टेबल है, लेकिन ओवरऑल वैसे स्टेबिलिटी नहीं है। तो वन ऑफ द रीजन आप कह सकते हैं कि जो डिप आया पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में, ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है स्टेबिलिटी।
जी, स्टेबिलिटी का आंसर तो पाकिस्तान क्रिकेट में शुरू से ही है, ख़ासतौर पर जो 70s के बाद अगर हम देखते हैं, 75 के बाद की जो क्रिकेट है पाकिस्तान की, उसमें जब से बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हुआ और क्रिकेट यहाँ पर यूँ कह लीजिए कि पूरे मुल्क के अंदर फैला, और उसके बाद जिस तरह से रीजन्स बनना शुरू हुए और उसके बाद जिस तरह से मामला चले, और जब यहाँ इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, स्पॉन्सर्स आना शुरू हुए, ब्रॉडकास्टर्स आना शुरू हुए, तो फिर ज़ाहिर है कि वो इन्फ्लुएंस तो इसमें शामिल रहे कि पसंद के बंदे को कप्तान बना जाए, पसंद नापसंद का एक पूरा जो है वो सिस्टम पाकिस्तान में पिछले 50 साल से चल रहा है। मोहम्मद रिजवान की अगर आप बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो देखें इसमें यह है कि ये कौन सा वक्त है इस डिबेट को शुरू करने का जब आप टेस्ट मैच से एक दिन पहले जो है वो आप आके ये खबर दे रहे हैं कि T20 का जो और वनडे का जो कप्तान है उसको तब्दील किया जा रहा है। तो मोहम्मद रिजवान जो है वो अभी इस टीम का हिस्सा भी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उस प्लेयर के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि प्लेयर जो है वो असासा होते हैं और हम माजी में इस तरह के बहुत सारे प्लेयर ज़ाया कर चुके हैं। कप्तानी तब्दील करना या ना करना ये एक टैक्टिकल डिसीजन है, ज़ाहिर है इसके ऊपर भी बात करते हैं कि वो कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है, कौन सा ऐसा मयार है, किया क्या है मोहम्मद रिजवान ने, हुआ क्या है इस टेन्योर के अंदर कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से उतारना पड़ गया। लेकिन पहले ये बताएं कि अब मोहम्मद रिजवान अगर दूसरी इनिंग में आके 100 कर जाता है, मोहम्मद रिजवान अगर यहाँ पे आके स्कोर कर जाता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो फिर आपका नैरेटिव कहाँ जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर रिजवान का जो करियर है बतौर कप्तान, सबसे पहले तो आपने PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया था, तो उस स्टैंडर्ड को भी ज़रा सोचने की बात है। मोहम्मद रिजवान साउथ अफ्रीका गए, वो सीरीज़ जीते, मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया गए, वो सीरीज़ जीते, जिम्बाब्वे के सीरीज़ में उनको रेस्ट करवाया गया, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आई, चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम सेलेक्ट की गई वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग से ली गई और पाकिस्तान पहला राउंड बाहर हो गया। उसके बाद रिजवान की असाइनमेंट थी वेस्ट इंडीज़ के अंदर, जहाँ पाकिस्तान सीरीज़ हार गया, वो एक अवे सीरीज़ थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस पूरे टेन्योर के अंदर क्या मोहम्मद रिजवान ही सिर्फ कसूरवार है भाई? अगर तो चलें, अगर तो ये डिसीजन मोहम्मद रिजवान का था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिनर नहीं लेकर जाना, तो आज ही निकाल दें। अगर वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ में टीम सेलेक्ट करना मोहम्मद रिजवान की मर्जी थी, तो आज ही निकाल दें। लेकिन जो सेलेक्टर्स की आपने एक फौज रखी हुई है, जो कोचेज आपने रखे हुए हैं, जो आकिब जावेद साहब पिछले साल से पाकिस्तानी टीम के ऊपर 5 सालों से मुसल्लत हैं पाकिस्तानी टीम के ऊपर, आप ये मुझे बताएं जब मोहसिन नकवी साहब आए थे तो मोहसिन नकवी साहब ने सबसे पहले वहाब रियाज को हायर किया, उसके बाद 4-5 मेंटोर्स हायर किए, उसके बाद एक पूरी फौज है सेलेक्टर्स की। इन लोगों का कोई कसूर नहीं है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और अगर मोहम्मद रिजवान ने ही ये सारे कसूर किए हैं, सारी गलतियां की हैं मोहम्मद रिजवान ने, तो फिर उन लोगों के अकाउंटेबिलिटी आप क्यों नहीं करते जिन्होंने टीम सेलेक्ट करके भेजी थी? अंदर की बात तो हमने उन दिनों में भी ये बात की थी चैंपियंस ट्रॉफी में, आपको याद है कि मोहम्मद रिजवान और सिलेक्शन कमेटी एक पेज के ऊपर अलाइन नहीं है टीम सिलेक्शन के हवाले से। मोहम्मद रिजवान को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के सीरीज में उसकी मर्जी की टीम मिली थी, मोहम्मद रिजवान जाकर हितवा दिया। उसने साउथ अफ्रीका में सुफियान मुकीम का डेब्यू करवाया क्योंकि वो चाहता था कि इसका डेब्यू हो। आप ने वहां पर उसने पहले मैच में 4 आउट किए सुफियान ने, आपको याद होगा। बिल्कुल। उसके बाद आपने लड़के उठा के बाहर कर दिए और आप लड़के लेकर आए BBL बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लड़के आपने उठा के ODI की टीम में डाल दिए। तो सबसे पहले तो इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर गौर करें। और मोहम्मद रिजवान ने इस एक साल में सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज हारी है वेस्ट इंडीज से, और चैंपियंस ट्रॉफी वाली असाइनमेंट जो है ना, उसकी हार की वजह बैड टीम सिलेक्शन है। उसका जो पहला रिस्पॉन्सिबल है वो सिलेक्टर है, वो कप्तान नहीं है। कप्तान को आपने जो रिसोर्सेज देकर भेजे थे उनसे वो और क्या हासिल करता? आपने दुबई में मैचेस खिलाए एक स्पिनर के साथ। तो भाई अगर तो मोहम्मद रिजवान इन सारी बातों का जिम्मेदार है तो आज ही हटा दें, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और जिम्मेदारान है तो फिर उनके ऊपर भी बात करें और फिर उनको भी हटाएं। बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारान का आपको भी पता है, वो हमें पता है, लेकिन शायद नकवी साहब की उन पर नजर नहीं पड़ी है, शायद वो नजर आना नहीं चाह रहे उन पर, और प्लेयर्स पर ही हमेशा तलवार लटकाए रखना है। बहरहाल जब तक बैक एंड पे चीजें ठीक नहीं होगी, फ्रंट एंड पे उस तरह से डिलीवर प्लेयर्स नहीं कर पाएंगे। इस पर फर्दर भी बात करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत।